हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए हम लोग एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं और हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप वीडियो डालेंगे लेकिन हमारे वायदे झूठे हो जाते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा मिल नहीं पाता, इसलिए हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं बार बार। लेकिन देखिए अब ये देखिए एमएड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर 4 है, पेपर 204, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपको पता ही है ना, इसकी पूरी जो सब्जेक्टिव यूनिट हैं, जो डिस्क्रिप्टिव यूनिट्स हैं, वो पाँचों यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जैसा कि आपको पता ही है कि एमएड सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने हैं वो सब्जेक्टिव होने हैं। ठीक है, कैसे होंगे? सब्जेक्टिव, लिखित में होंगे। ठीक है, लिखित में होंगे, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, लिखित में होंगे। लेकिन चूँकि हम लोगों ने पाँचों यूनिट सब्जेक्टिव कर ली हैं, डिस्क्रिप्टिव बेस पे कर ली हैं, व्याख्यात्मक रूप से कर ली हैं हमने, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि अब ऑब्जेक्टिव जो है उसे और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक ही वीडियो में हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, केवल इसी एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो बाई चांस सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, जैसा भी पेपर आपका होता है आप कर ले जाओगे। ओके, और तो सब्जेक्टिव बेस पर जो है, यानी कि लिखित में जो है, वो तो हम आपको पाँचों यूनिट बता ही चुके हैं, लेकिन अब ये वाली जो वीडियो है इसमें ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। केवल एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और इसके बाद या तो आज शाम से या फिर कल से ही आपके सामने एक वीडियो आएगी। सबसे पहले पेपर 203 के लिए, एमएड पेपर 203 के लिए वीडियो आएगी और फिर आप उसको देखिएगा, है ना। और आपके पेपर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। बस इतना है कि इतना पता है क्लियरली कि सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी आप ये वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख के चले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 203 या तो आज शाम को आपको मिलेगी या फिर आपको कल सुबह मिलेगी, है ना। चलिए, यदि हम घर पे रहे तो आज शाम को आपको मिल जाएगी है। चलिए चलते हैं इसकी ओर। तो पेपर देखिए, ये पेपर 204 है, इसके पूरे डिस्क्रिप्टिव टाइप हो चुके हैं क्वेश्चन। बस इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग ये देख रहे हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 204 के, एमएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 204 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें पहला देखिए, हम पढ़ेंगे नहीं पूरा, केवल आंसर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो ये भी और ये भी है, यानी कि आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। ओके, इसका आंसर आप लगाएंगे सी। दूसरा देखिए, शिक्षकों की शिक्षा को कितने रूपों में बांटा गया है? तो इसका आंसर लगाइए ए, यानी कि 4 में। पहले का सी, दूसरे का ए। आगे देखिए, ये देखिए, इसमें शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सामाजिक, अंतर प्रक्रिया और व्यावसायिक, तीनों ही सही है। इसका डी। क्रिया के आधार पर शिक्षण क्रिया के कितने भाग होते हैं? इसका उपयुक्त सभी। स्वरूप की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं ये पूछना है ना। तो शिक्षण कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, ये इसका ये होगा, आप इसका यहाँ लगाएंगे उपयुक्त सभी, उसका भी उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन से होते हैं? चर कौन से कितने होते हैं, है ना? ये होता है 3। ओके, आगे चलते हैं। 7वां देखिए, 7वें का आंसर होगा सी। अरे कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, वैसे इसका भी आंसर यही होगा। 7वां, बालक सीखने की क्रिया में ज्ञान किसके द्वारा अर्जित करता है? तो निरीक्षण द्वारा और अनुभव द्वारा। शिक्षण में किन क्रमों का समन्वय होता है? तो मनोवैज्ञानिक और तार्किक, दोनों का होता है। शिक्षण प्रक्रिया के ध्रुव कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है, शिक्षक, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, तीनों ही होते हैं। आंसर होगा डी। विधि मास्टर ही मास्टर है, किसने कहा था? टेलीरैंड ने कहा था। किसने? टेलीरैंड ने। विधि मास्टर ही मास्टर है। ओके, आगे चलते हैं। अध्यापक शिक्षा किसके लिए उपयोगी है? तो जो अध्यापक शिक्षा है ना, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और समुदाय सबके लिए उपयोगी है। आंसर होगा डी। 12वां देखिए, अध्यापक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? किन उद्देश्यों की प्राप्ति, क्या ही कहाँ घूम रहे हैं हम। अध्यापक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है? इसका ये आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देखिए। 13वां, अध्यापक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? तो इसमें भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक सभी ठीक है। डी आंसर होगा इसका। ओके, सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम रही हैं ये। चलिए, ठीक है, यहाँ पर आप ये लगाएंगे। आगे चलते हैं। 14वां देखिए, 1815 में बम्बई की देसी शिक्षा परिषद ने कितने अध्यापकों को प्रशिक्षित किया? तो इसका आंसर होगा 24। सन 1874 में कितने विद्यालयों की स्थापना की गई? आंसर होगा 46। ओके,
तो आप इस तरह आंसर लगाते जाइए इसके, ठीक है। चलते हैं, इसको देखिए। शिक्षण के लिए अध्यापक अध्ययनकर्ता के साथ जरूरी है, तो क्या ज़रूरी है? पाठ्यक्रम भैया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 ये मुख्य चीज़ होती हैं, अध्यापक और शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। 17वां देखिए, 17वें का आंसर लगेगा अनुदेशन। 18वें का आंसर लगेगा अध्यापक। प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है प्रशिक्षण के लिए? तो यहाँ अध्यापक है, ठीक है। इंटर्नशिप आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? उद्यमगत, ठीक है। 20वां देखिए, अध्यापक होते हैं जन्मजात, कहा था ना एक ने, अध्यापक तो जन्मजात होते हैं, बस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तैयार नहीं किया जा सकता, ये कहा। अध्यापक तो जन्मजात होते हैं, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण बहुत बड़ा काम करता है उनके कौशल को सुधारने में, है ना। 21वां देखिए, किसने सन 1826 में अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई? 1826 की बात की जा रही है, तो थॉमस मुनरो ने। ग्रांट इन एड प्रथा का प्रारंभ विद्यालयों के लिए किस व्यवस्थापन के अधीन हुआ था? ग्रांट इन एड का वुड डिस्पैच जो होती है ना, वुड घोषणा पत्र, आप पढ़ चुके हो, हमने पढ़ाया भी है, उसके अनुसार हुआ था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है? 1992 से संबंधित है, ओके। 24वां देखिए, 24वां देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। बीटी की उपाधि कब दी जाती है? बीटीसी जो होता है उस टाइप से ही है। तो शिक्षा प्रशिक्षण के बाद शिक्षक प्रशिक्षण में अधिक महत्व दिया जाता है शिक्षण कौशल पर, ओके। शिक्षण की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? तो भैया शिक्षण की द्वितीय अवस्था होती है शिक्षण विधि। अब 28वां देखिएगा, आधुनिक अध्यापक के लिए ज्ञान अपरिहार्य है, ठीक है। देखिए, आधुनिक अध्यापक के लिए ज्ञान अपरिहार्य है, किस चीज़ का? संगणक का, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है, ओके। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे जब सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि बाई चांस ऑब्जेक्टिव हो गया तो क्या करोगे। वैसे तो पता है, पूछ लिया है हमने कि सब्जेक्टिव होगा, लेकिन फिर भी एक बार एक वीडियो देखने में कुछ नहीं घट रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए आप इसे पढ़कर चले जाना, ठीक है। देखिए, अभिक्रम के प्रवर्तक थे स्किनर। शिक्षण मशीन शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम से संबंधित है? कठोर। आगे देखिए, पाठ्य योजना निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपेक्षा किस तथ्य से संबंधित है? तो यहाँ से विषय वस्तु का पूर्ण व व्यापक ज्ञान। सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट थेलन। आगे चलते हैं, 34वां देखिए, व्यावसायिक धारा के विषयों के शिक्षण, ये वाला देखिए, व्यावसायिक धारा के विषयों के शिक्षण को किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है? तो उच्च माध्यमिक स्तर में। उच्च माध्यमिक स्तर से व्यावसायिक शिक्षा के बारे में यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को किस स्तर पर रखा जाता है? तो आपको पता है प्राथमिक स्तर पर यहाँ रखा जाता है। 36वां देखिए, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष साम्यवादी स्वरूप के बारे में विशेषीकृत ज्ञान प्रदान करना किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है? यहाँ पर अब राष्ट्र की बात की जा रही है, राष्ट्र के प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की, धर्मनिरपेक्ष की, साम्यवादी बात की जा रही है। तो आप जानते हो कि ये सब बातें कब होती हैं? जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, तब महाविद्यालय में, ठीक है। आगे चलते हैं, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अभिकारक के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का विकास किस स्तर के अध्यापकों में करना उपयुक्त है? या आप सामाजिक परिवर्तन आप कब ला सकते हैं? जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, समझदार होगे, तभी तो आप कर पाओगे। आप खुद ही छोटे बच्चे हो, आपको खुद ही अंदर नहीं समझ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो फिर आप कैसे परिवर्तन लाओगे? तो आपको बड़ा होना होगा, और बड़े होकर तब महाविद्यालय में जाते हो ना, तो महाविद्यालय इसका आंसर होगा, ओके। तो ये फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। अब हम लोग चलते हैं सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए, विस्तार सेवा किस विभाग किस अभिकरण के अधीन कार्य करता है? विस्तार सेवा किसके अधीन कार्य करता है? NCERT। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्तता कब मिली थी? ऑटोनॉमस बॉडी कब बना था? ये 1956 में, ठीक है। अध्यापक शिक्षा हेतु ग्रीष्मकालीन संस्था के रूप में कार्य दायित्व किस संस्था को दिया था? किस संस्था को दिया गया था? तो किसको दिया गया था? प्रादेशिक शिक्षा संस्थान को।
राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा के अभिकरण हैं। राज्य स्तर की बात की जाए तो स्टेट में तो होगा ये SBTE। वार्तालाप विधि किस माध्यम के प्रयोग को अधिक महत्व देते हैं? वार्तालाप का मतलब ही बोलना है। क्या है वार्तालाप का मतलब? क्या है? बोलना। तो इसका क्या होगा? वार्तालाप का मतलब क्या है? मुख्य रूप से बोलना। तो बोलना शब्द है ना, शाब्दिक। सिंपोजियम शब्द का अर्थ है, तात्पर्य है सुंदर वार्तालाप। सिंपोजियम मतलब क्या है? सुंदर वार्तालाप। 7 देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब इसको बताना, आप क्या कौन थे? वेरी गुड, मुदालियर आयोग। चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी परसेप्टिव किस वर्ष से संबंधित है? ये कौन से साल से संबंधित है? 1985 से। मौलिक व स्वतंत्र लेखन संबंधित है सृजनशीलता से, है ना, सृजनशीलता। मौलिक व स्वतंत्र लेखन संबंधित है तो वह सृजनशीलता से संबंधित है। अध्यापक शिक्षा में उपाधि आधारित अनुसंधान कार्यों में किस क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता? ध्यान नहीं दिया जाता। तो किस में ध्यान नहीं दिया जाता? सहायता व सेवा। संचय अभिलेख हैं, संचय अभिलेख हैं तो कौन से? वैयक्तिक। ठीक है। कक्षाध्यापक का संपर्क विद्यार्थियों के साथ अधिक होता है। कैसा होता है? घनिष्ठ संबंध। और जिनका घनिष्ठ नहीं होता उनके संग विद्यार्थी क्या करते हैं? ऊबड़ खाबड़ काम करते हैं। कहते हैं बाहर मिलना। जैसे तुम हमारे हाथों को तोड़ रहे हो ना डस्टर से, ऐसे हम तुम्हारे हाथों को तोड़ेंगे, तुम्हारे पीठ सब तोड़ देंगे। इसलिए एक शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है ना। अच्छा आप बताना, आपने कभी किसी टीचर से ऐसा बोला है? लड़के लोग तो तैयार रहते थे पहले। चलो आगे देखिए, 13वां देखिए। पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिक्रमित अनुदेशन, है ना। दूरवर्ती शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम 1982 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भैया ये विश्वविद्यालय जो दूरवर्ती शिक्षा के लिए था 1982 में स्थापना की गई थी, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। शिक्षण कुशलता यानी टीचिंग इफेक्टिवनेस के इस मानदंड में शिक्षक की अंतःवैयक्तिक विशेषताओं को लिया जाता है। शिक्षक कुशलता के इस मानदंड में शिक्षक की अंतःवैयक्तिक विशेषताओं को लिया जाता है। कौन से? योग्यता मानदंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें और देखते हैं कि आगे क्या क्या है। चलिए, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। डाइट किस स्तर पर कार्य करती है? तो डाइट जो है जिला स्तर पर कार्य करती है। किस सन में भारत में अध्यापक शिक्षा को 3 स्तरों में विभक्त किया गया था? 1930 में। NCTE की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस सन में माना जाता है? तो 1976 में माना जाता है। ठीक है, 20 का आंसर क्या होगा? 1976। 21वां देखिए, एमएड के माध्यम से संभव हो सकता है। तो एमएड के माध्यम से क्या संभव हो सकता है? अध्यापक शिक्षक, क्योंकि आप अध्यापकों के शिक्षक ही तो बनने के लिए तैयार हो रहे हो। शिक्षण कौशलगत पारदर्शिता संबंधित है। किससे संबंधित है? कक्षा कक्ष निष्पादन से। निरीक्षण योग्य व्यवहारिक शब्दावली में लिखे गए शिक्षण उद्देश्य को यह भी कहा जाता है। जो निरीक्षण योग्य व्यवहारिक शब्दावली है उसमें लिखे गए शिक्षण उद्देश्य को क्या कहा जाता है? अनुदेशात्मक। ठीक है, या अनुदेशात्मक। इकाई योजना को किस नाम से जाना जाता है? इकाई योजना को किस नाम से जाना जाता है? क्या लिखा है? इकाई योजना का एक जो दूसरा नाम है ना, वो क्या? मॉरिसन भी है। ठीक है, क्योंकि मॉरिसन ने इसको बताया। इकाई योजना को इस नाम से भी जाना जाता है, मॉरिसन। CASE का दर्जा सबसे पहले किस विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय को मिला था? तो किसको मिला था? बड़ौदा MS विश्वविद्यालय। किस समिति ने यह सिफारिश की कि पाठ्यक्रम में समाजोत्पाद कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाए? तो किसने कही थी? ईश्वर भाई पटेल ने 1977 में प्रमुख स्थान देने की बात कही थी ईश्वर भाई पटेल ने। ठीक है, पाठ्यक्रम को आप इसमें मुख्य स्थान दो, किसने कहा? ईश्वर भाई पटेल ने। पहले उदाहरण देकर फिर संकल्पना को स्पष्ट करने की क्रिया किस शिक्षण में आती है या किस शिक्षण में उपयोग मानी जाती है? पहले उदाहरण होगा, बाद में संकल्पना की स्पष्ट किया जाएगा। यानी पहले उदाहरण फिर नियम। तो क्या है? उदाहरण का मतलब ही क्या है? पहले आगमन विधि में होता है। ठीक है, उसके बाद निगमन आती है। पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद आप नियम बताएंगे। ठीक है,
आगमन विधि में। 28 देखिए, शिक्षा के समग्र रूप का दर्शन इस उपागम में किया जा सकता है। समग्र रूप का दर्शन तो समाकलन में, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम हेतु इसका उपयोग अपेक्षित है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए तो किसका उपयोग अपेक्षित है? शैक्षिक दूरदर्शन। पूर्व धारणा अनुसार अधिगम इन तत्वों का समुच्चय होता है। किनका? विच्छिन्न। सेवाकालीन व सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के मध्य दूर करना आवश्यक है। क्या दूर करना आवश्यक है? इन दोनों के मध्य पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण। दक्ष एवं प्रतिबद्ध उद्यमी के रूप में अध्यापकीय तैयारी करना आवश्यक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य? सामान्य उद्देश्य है। शिक्षा कार्यक्रम का सामान्य उद्देश्य है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरी यूनिट की तरफ, ठीक है, थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट जो है उसको हम लोग अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। 1919 में सैडलर आयोग को निम्न में से किस विश्वविद्यालय सुधार हेतु नियुक्त किया गया था? कब? 1919 में। कब किया गया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए। राधाकृष्ण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। किस सन में एनसीईआरटी के तहत 4 शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेज देश के 4 क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे? तीसरे का आंसर होगा 1963। चौथा देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो शिक्षण प्रशिक्षण के जो महाविद्यालय हैं उनके शिक्षक प्रधानाचार्यों का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1950 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा के स्तर को जो बातें प्रभावित करती हैं तथा इसका जो योगदान राष्ट्र के विकास में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा के गुण, योग्यता तथा चरित्र है। मतलब क्या है? शिक्षा के स्तर को जो बातें प्रभावित करती हैं तथा इसका जो योगदान राष्ट्र के विकास में है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षक के गुण, योग्यता तथा चरित्र है। ये कहा किसने है? ये पूछ रहे हैं, ये परिभाषा दी किसने है? ये कोठारी आयोग ने दी है। कोठारी आयोग का कार्यकाल क्या है? तो भाई आपको पता है 64-66 है। क्या है? 64-66। किस विद्वान ने क्रियात्मक अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए? तो स्टीफन एम कोरे ने किए, ठीक है। स्टीफन एम कोरे ने। किसने किए? स्टीफन एम कोरे ने। शिक्षण में इंटर्नशिप किस विधि में सुधार लाती है? तो इंटर्नशिप करने से क्या होता है? आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती है ना, प्रैक्टिस बढ़ती है आपकी। किस विद्वान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? किसने कहा? एलन एंड ईव ने। आगे देखिए 10वां। किस सन में भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का श्रीगणेश हुआ? यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब से हुई है ना? तो कब से हुई थी? 1963 से। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षणों को लघु क्रियाओं में बांटना है, ये किसने कहा था? डी एलन ने कहा था, ठीक है। इस टाइम जो परीक्षा होगी एमएड वालों की वो कैसी होगी? सब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव इसलिए बताया जा रहा है कि यदि ऑब्जेक्टिव भी हो तो आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरह की, या फिर अभी ना हो तो बाद में होगी ऑब्जेक्टिव। देखो यूनिवर्सिटी का भरोसा कोई नहीं है कि वो कब क्या कैसी चीज़ करा दे, कोई नहीं जानता है इसके बारे में, क्योंकि इनको लगता है यदि पेपर लेट हो रहा है तो भैया सब्जेक्टिव क्यों करें, ऑब्जेक्टिव कर दें, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए 3-3 घंटा चाहिए, है ना, और ऑब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटे में करा के फ्री कर देते हैं ये लोग, 1.5 घंटे में। यदि पेपर और लेट होता है 16 तारीख को तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा हमको पता लगा है, बताया हमें टीचर ने, 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब से हैं, और जल्दी होंगे, बहुत जल्दी ही ये। लेकिन यदि लेट होते हैं एग्ज़ाम तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी ये लोग देना, कोई भरोसा नहीं रहता यूनिवर्सिटी का ना। वैसे तो सब्जेक्टिव होने ये तय है, ठीक है, लेकिन बाई चांस ऑब्जेक्टिव हुआ तो आप लोग एक वीडियो पढ़कर जाने में कोई दिक्कत नहीं जाती है, ओके, पढ़ जाना, छोटी सी वीडियो, कोई बड़ी भी नहीं है, ठीक है। अभी देखिए सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं? तो आपको पता है जब आपने माइक्रो टीचिंग की थी तो कितने विद्यार्थी थे? 5 से 10, है ना। आगे देखिए, तो आपने ये देखा सूक्ष्म शिक्षण में कितने विद्यार्थी होते हैं, जब आपने माइक्रो टीचिंग कर रही तो कितने विद्यार्थी को पढ़ाते थे? 5 से 10, है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी यूजीसी की स्थापना के बारे में पूछ रहे हैं, तो 1953 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एनसीईआरटी के नाम से, ठीक है, एनसीईआरटी के नाम से। आगे देखिए, एनआईई की स्थापना कब की गई? एनआई की स्थापना 1961 में। एनसीटीई की स्थापना जो टीचर्स के लिए है ना, उनकी स्थापना कब हुई? 1973 में। आयोग ने राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया, कौन से आयोग ने दिया था? तो कोठारी आयोग ने।
राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा के किस चीज़ पर बल दिया था? 1986 ने शिक्षा के किस स्तर पर बल दिया? किस चीज़ पर? तो व्यवसायीकरण पर ज़्यादा बल दिया। बी के पासी ने कितने प्रकार के शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की? तो 13 टाइप की। ठीक है। कितनी? 13। अरे क्या हो गया ये? 13 किस तैयार की? ठीक है। तो देखिए यहाँ 13 की कहा। ठीक है। कौशल सूची तैयार की 13 की। आगे देखिए एनसीईआरटी ने किस सन में पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने की संस्तुति की? तो कौन से सन में की थी? 1964 में। ये देखिए ये एक परिभाषा है और ये किसने दी थी ये पूछ रहे हैं। तो स्टीफन एम कोरी ने दी थी। परिभाषा पढ़ लेना कौन सी है। ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें लिखा है प्रयोगकर्ता जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्या को वैज्ञानिक पद्धति से अपने निर्णयों का निर्देशन संशोधन एवं मूल्यांकन करके व्यवहार में लाते हैं वह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। एक्शन रिसर्च के बारे में उन्होंने कहा था। किसने? स्टीफन एम कोरी ने। जहाँ एक्शन रिसर्च की बात आ जाए वहाँ स्टीफन एम कोरी लगा देना आप। ओके। 23वां देखिए 1958 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु दी। क्या दी? सन 1958 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश। ठीक है। कौन सी सिफारिश दी थी उन्होंने प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए? कौन सी सिफारिश दी थी? तो ये तीनों ही जो बात है ना ये सब कही थी इन्होंने। रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, गोष्ठी एवं व्यवहारिक वाद विवाद और विशिष्ट विषयों में अल्प तीव्र पाठ्यक्रम, ये सब इन्होंने कहा था। ठीक है। किसने कहा था? ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अच्छा माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? हम आपको अभी बता चुके हैं। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है। चलिए आगे देखिए 24वां देखिए अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तो किसने की ये व्यवस्था? केंद्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा की गई है ना। आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। देखा कितने सारी फ़ोटो खींच के रखे हैं आपके लिए। हमने खूब सारी फ़ोटो रख दें खींच के। ये देखिए सेवारत अध्यापकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया था। ये किसने बल दिया था? ये दिया था विश्वविद्यालय आयोग ने। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में। ठीक है। अंतः प्रक्रिया विश्लेषण प्रणाली को विभाजित किया जा सकता है। तो किसमें? शाब्दिक दोनों में। शाब्दिक अंतः प्रक्रिया के मापन के लिए प्रविधियाँ विकसित की। शाब्दिक अंतः प्रक्रिया के लिए किसने विकसित की? फ्लैंडर्स ने। अशाब्दिक प्रक्रिया के मापन के लिए किसने तैयार की थी? प्रविधियाँ किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी ग्लोबो ने। ठीक है। किसने की? ग्लोबो ने। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु अभिक्रमित अनुदेशन प्रविधि का विकास किसने किया? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने? प्रविधि का विकास किसने? BF स्किनर ने। पृष्ठ पोषण प्रविधियों में शामिल किया जाता है। तो भैया इसमें जो ये ना अनुकरणीय शिक्षण, प्रशिक्षण समूह और ये सूक्ष्म शिक्षण ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की यूनिट की ओर, यूनिट 4 की ओर। ओके चलिए। प्रेषक को कहा जाता है। तो प्रेषक को क्या कहा जाता है? संप्रेषण करता। प्रेषक को संप्रेषण करता कहा जाता है। ठीक है। योग्य अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक रूप से सुधार की आवश्यकता है। तो प्रवेश परीक्षा। 2 विद्यालयी विषयों के बारे में शिक्षण हेतु चयन किस स्तर पर आवश्यक है? माध्यमिक स्तर पर। बालकों के विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में दिया जाता है? बालकों के विकासात्मक पक्ष। अब आप सोचो किस में दिया जाता है? तो क्षेत्रीय शिक्षा जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें दिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो एकीकृत जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है वो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के द्वारा किया जाता है। ओके। 6वां देखिए शिक्षण विधि की प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु इस प्रकार के शोध की आवश्यकता है। तो कौन से शोध की आवश्यकता है इसमें? तो प्रयोग की, प्रायोगिक शोध चाहिए इसमें। संगणक सहायतित अनुदेशन का प्रयोग इस प्रकार के अनुदेशन हेतु संभव है। संगणकीय कंप्यूटराइज जो होता है वो है ना। आंसर सामूहिक। आगे देखिए अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रतिपुष्टि बोले तो फीडबैक। तो फीडबैक के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? यही तो प्राप्त होता है कि आपने सही किया या गलत किया और आपने जो पढ़ाया है उसका आपको पुनर्वलन फिर करते हो आप ना। यदि गलत किया है तो आप उसका पुनर्वलन करते ही करते हो। आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है। आपको ये करना होता है कि भाई मैंने गलत किया तो मुझे दोबारा ये पाठ पढ़ाना है, समझाना है। हाँ
तो फीडबैक के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। प्रशिक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए निर्माण किया जाता है। तो किसका निर्माण किया जाता है? फलांकन कुंजी का। अधिगम संबंधी स्थायी कठिनाई को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? निदानात्मक मूल्यांकन का। ठीक है। प्रविष्टि व्यवहार को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नियोजनात्मक मूल्यांकन का। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। मूल्यांकन में बल दिया जाता है। मूल्यांकन में किस चीज़ पर बल देते हो बताओ, सोच के देखो। मात्रा, गुण और मूल्यों पर। ओके। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए महत्व दिया जाता है। किसको? निर्माणात्मक मूल्यांकन को। प्रदर्शन पाठों में छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण। यदि शिक्षा संकाय में छात्र अध्यापकों को एक साथ ही शिक्षण अभ्यास के लिए सहयोगी विद्यालय में भेजा जाए, एक संग भेजा जाए और सैद्धांतिक कक्षाओं का संचालन इस समय बंद कर दिया जाए, तो किस प्रारूप में रखा जा सकता है? हाँ, मतलब आप इंटर्नशिप के लिए गए, आपको भेज दिया गया और बाकी जो क्लास चल रही थी वो बंद कर दी गई थी, तो उसे किस रूप में रख सकते हैं? तो ब्लॉक शिक्षण अभ्यास। ठीक है, ब्लॉक शिक्षण अभ्यास में। ओके, आगे देखिए। किस प्रकार के अभ्यास के कारण छात्र अध्यापक को शिक्षण उद्यमगत व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है? तो जो ऑफ कैंपस होते हैं ना, उसके द्वारा होता है। ठीक है, ऑफ कैंपस यानी कि कैंपस के बाहर। ओके, आगे देखिए। अध्यापक निर्मित परीक्षण का उपयोग होता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण का उपयोग होता है। कैसा होता है? सीमित एवं स्थानीय। कार्य स्थिति में सुधार करना शोध कार्य के किस प्रकार से संबंधित है? तो ये क्रियात्मक शोध से संबंधित है, क्योंकि कार्य स्थिति में सुधार हो रहा है ना, इसलिए। मानकीकृत परीक्षण के परिणामों का उपयोग पूर्व कथन हेतु किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। 20वां देखिए। सेवाकालीन प्रशिक्षण पर महत्व न देना। किस चीज़ की कमी है ये किस चीज़ की कमी है? अध्यापक शिक्षा अध्यापक शिक्षा। एनसीटी को किस सन में वैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 1995 में से वैध करार घोषित किया गया। राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? यानी कि राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो कोठारी आयोग के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर हमारी पूरी 4 यूनिट हो गई। अब 5वीं यूनिट का हम लोग एक बार देख लेते हैं। बहुत छोटी सी यूनिट है और देखो आपकी इस एक ही वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप इन्हें देखकर ज़रूर जाना, इस वाली वीडियो को ज़रूर देखकर जाना, आप जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी, है ना। एक देखिए, इसमें राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षा के अभिकरण हैं, कौन से हैं? CTEC, CTE और UDE सब हैं। समस्टर अध्यापक शिक्षा प्रतिमान है भारतीय। ठीक है, क्या है? भारतीय। वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निर्मित कृत्रिम परिस्थितियों को प्रयुक्त किया जाता है। वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निर्मित कृत्रिम परिस्थितियों को प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? अनुरूपण में। अनुरूपण। भूमिका निर्वहन सीखने की विधि है, तो कौन सी है? स्वयं करके सीखना, यानी करके सीखो। लोकोक्ति या मुहावरे इस कौशल में प्रयुक्त किया जाता है। व्याख्यात्मक, खूब सारे लोकोक्ति मुहावरे आते हैं। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है? तो भैया ये सभी उद्देश्य हैं इसके। कार्य स्थिति में सुधार, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का निर्माण, कार्य संचालन की योग्यता का विकास। ठीक है, तो आंसर होगा डी। इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा शिक्षण का निरीक्षण होना आवश्यक है, तो किसके अंतर्गत होना आवश्यक है? ब्लॉक शिक्षण के अंतर्गत। ठीक है, ब्लॉक शिक्षण के अंतर्गत। 8वां देखिए। सहयोगी विद्यालय सहायक होते हैं, किसमें? शिक्षण अभ्यास में। ओके, किसमें? शिक्षण अभ्यास में। डी एलन ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों के अधिगम के लिए सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया। किसमें? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए। 10वां देखिए। टी समूह प्रशिक्षण का विकास किस सन में किया गया? टी ग्रुप का, तो किसमें किया गया? किस सन में? 1947 में। ठीक है, 1947 में, जब देश स्वतंत्र हुआ तभी। उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का चरण होता है, कौन सा चरण होता है? उद्देश्य मूल्यांकन निर्धारण का कौन सा चरण होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा चरण होता है? तो पहला चरण होता है ना। 12वां देखिए। जब मूल्यांकन में अध्यापक के साथ सहपाठी, कर्मचारी, अभिभावक आदि को
किसमें, जब मूल्यांकन में अध्यापक के साथ सहपाठी, कर्मचारी, अभिभावक आदि को सम्मिलित किया जाता है तो यह प्रक्रिया कैसी बन जाती है, यह प्रक्रिया कैसी, सहकारी बन जाती है। दिशा निर्देशन और पुनश्चर्या, ये आपको पूरा प्रश्न दिखाई दिया, ये देखो सम्मिलित किया जाता है ना, अब ठीक है ना। हाँ आगे देखो, दिशा निर्देशन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को शिक्षा के किस क्षेत्र में महत्व दिया जाता है। दिशा निर्देशन यानी कि आप डायरेक्शन कब देते हो, किस टाइम कब देते हो, है ना, तो उच्च शिक्षा में, है ना, जब बच्चा थोड़ा समझदार हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट को तैयार किया गया, कब तैयार किया गया, 1993 में 15 में। देखिए, दास समिति के प्रतिवेदन को इस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो कौन से वर्ष प्रस्तुत किया गया, 1995 में। ठीक है, कब किया गया, 1995 में। आगे देखिए, किस स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक जैसी दो पृथक धाराओं को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। शैक्षिक और कौन सी, व्यावसायिक। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में आपको बताइए, किसने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया था, है ना, बताया ना, तो उच्च माध्यमिक स्तर। अध्यापक शिक्षकों के लिए पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन में बल दिया गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बल दिया गया। शिक्षण मशीन शैक्षिक तकनीकी के इस उपागम से संबंधित है, कौन से उपागम से, तो कठोर। किसके द्वारा टी समूह प्रशिक्षण प्रणाली का विकास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बेथेल वॉन माइन के द्वारा। ठीक है, 20वां देखिए, प्रभावशाली अधिगमकर्ताओं के लिए यह पुनर्वलन अधिक व्यवहारिक साबित हो सकता है। कौन सा पुनर्वलन साबित हो सकता है, द्वारा पढ़िए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए यह पुनर्वलन अधिक व्यवहारिक साबित हो सकता है। कौन सा, अंतराल वाला। ठीक है, अंतराल वाला। पाठ योजना निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपेक्षा तथ्य से संबंधित है, तो विषय वस्तु का पूर्ण व व्यापक ज्ञान। ठीक है, खेल विधि में महत्व दिया जाता है किसको, रुचि और क्रिया को। आगे देखिए, NCERT के अंतर्गत क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भी अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो कितने, 5। ठीक है, कितने, 5। तो आपका यहाँ पर 5 यूनिट पूरी हो गई। ऑब्जेक्टिव टाइप किसकी, पेपर MD 204 की, यहाँ पर 1 से लेकर 5 यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और सब्जेक्टिव जो है यानी कि थ्योरी बेस हैं, वो सब हमने आपको कराई दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव बस एक वीडियो है, इतनी सी, कोई बड़ी वीडियो है नहीं, मात्र 32 मिनट की है, आधे घंटे की वीडियो, उसको देख लेना, देख कर ज़रूर जाना। ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे, आज शाम को या कल सुबह, यदि आज शाम हम घर पे रहे तो आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर भेजी जाएगी, पोस्ट की जाएगी, एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए ही पेपर 203 की वीडियो। ठीक है, उसे बड़े आराम से आप देखना और आराम से पढ़ते चले जाओ, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा टाइम है नहीं। आपके पेपर सब्जेक्टिव बेस पे होंगे, ध्यान रखना, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी एक बार ज़रूर पढ़ के चले जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है आ जाए, पढ़ने में क्या ही दिक्कत है, उससे पढ़ना पहले, फिर इसके बाद वो पढ़ना, ये पढ़ना। ठीक है, तो पेपर 203 की वीडियो या तो आज शाम तक आएगी आपके सामने, या फिर कल सुबह आएगी। ओके, चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो देखा करो पूरी, वो ज़रूरी है। हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एमएड के एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे पेपर होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, इसके लिए भी हमने एक छोटी सी लाइव वीडियो दी थी, उसको भी बहुत कम बच्चों ने देखा है। जिसको ज़रूरत है उसको पास पहुँचाइए उस वीडियो को, देखा करो सारी वीडियोज़, है ना। वैसे तो हम बहुत कम ही डाल पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन जो मिलता है तो हम आपके लिए सोचते हैं कि आपके पास तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिसकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देखा करो पूरी वीडियो। ओके, चलिए, ये पेपर 204 है, कंप्लीट हुआ आज, थोड़ी बहुत देर में, शाम को या फिर कल तक पेपर 203 की एक और वीडियो आने वाली है। ठीक है, थ्योरी बेस। चलिए, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।